शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार की मजबूत शुरुआत। सेंसेक्स करीब 350 पॉइंट ऊपर, निफ्टी भी 17,500 की तरफ। हालांकि मिड कैप शेयर्स में दबाव। निफ्टी पीएसयू बैंक के सभी 12 शेयर्स में गिरावट के साथ कामकाज। अच्छे Q4 अपडेट के बाद एचडीएफसी ट्विंस 2% ऊपर। चौथी तिमाही में 17% रही एचडीएफसी बैंक की लोन ग्रोथ। डिपॉजिट में भी 20% से ज्यादा का इजाफा। अच्छे बिजनेस अपडेट के बाद बजाज फाइनेंस में भी 4% की मजबूती। चौथी तिमाही में 76 लाख नए लोन को मंजूरी। एयूएम में भी 29% का उछाल। बजाज फिनसर्व 1.5% चढ़ा। मार्च में बजाज ऑटो की घरेलू बिक्री 47% बढ़ी, लेकिन एक्सपोर्ट के मोर्चे पर झटका। 38% गिरा। टू व्हीलर सेल्स पर भी दबाव। घरेलू क्रूड प्रोडक्शन पर विंडफॉल टैक्स खत्म होने से ओएनजीसी करीब 1.5% ऊपर। पेट्रोल और एटीएफ पर भी नहीं लगेगी एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब सिर्फ डीजल एक्सपोर्ट पर लगेगी 50 पैसे प्रति लीटर की ड्यूटी। और फिर से एशिया के सबसे रईस इंसान बने मुकेश अंबानी। फोर्ब्स की ताज़ा लिस्ट में 126 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के नंबर 1 और दुनिया के 9वें सबसे अमीर। मिड कैप को छोड़ दें तो बाकी बहुत अच्छी तेजी। 400 पॉइंट से ज़्यादा की मजबूती सेंसेक्स में है और निफ्टी ने सेंचुरी मार दी है। बैंक निफ्टी ने भी सेंचुरी मारी। लेकिन कंपैरेटिवली देखें बैंक निफ्टी को और ज़्यादा चलना चाहिए। कम से कम ट्रिपल सेंचुरी बैंक की लगनी चाहिए थी, लेकिन आज निफ्टी लीड कर रहा है। लीड इंडिकेटर बना हुआ है। गौरव बिस्वा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनक्रेड इक्विटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। गौरव, पहले तो बताइए क्या बाजार पर नज़रिया क्या है आपका? गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, काफी महत्वपूर्ण लेवल्स पे निफ्टी आ चुका है। अगर आप डेली चार्ट्स अगर देखेंगे तो 17,500 काफी महत्वपूर्ण है। 200 दिन की एवरेज अगर कहा जाए, सिंपल मूविंग एवरेज, तो वो 17,500 पे है। आज इसके ऊपर क्लोज करते हैं तो अच्छी बात है। बेटर होगा कि हम लोग 17,520 के करीब क्लोज करें, जहां पे 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं जनरली एक्सपोनेंशियल मूविंग थोड़ा सा ज्यादा महत्व देता हूँ। तो वो एंगल से देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक 17,520 की क्लोजिंग आती है तो निफ्टी तैयारी कर रहे हैं 17,700, 17,700 एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। तो स्ट्रक्चर निफ्टी का पॉजिटिव है। कोई डिक्लाइन अगर आती है तो मुझे लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी मार्केट के अंदर फिलहाल। स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। बैंक निफ्टी जैसा आपने कहा कि थोड़ा आज उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। प्रोबेबली 41,000 स्पॉट में अगर होल्ड हो गया, 1 घंटे की क्लोज अगर आती है तो 41,300 के लिए एक बार रास्ता खुल जाएगा। वहां पे हर्डल है। उसके ऊपर ब्रेक हो गया, उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो मुझे लगता है 1000.6 स्विफ्ट रैली आपको वहां से भी देखने मिल सकती है। तो स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का अच्छा है। बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति होगी यहाँ पे। और इमीडिएट हर्डल्स जो है निफ्टी के लिए वो 17,515, 17,520 स्पॉट लेवल्स पे है। ओके, इस बीच जो है इंडिया की सर्विस पीएमआई में थोड़ी सी नरमी आई है। 59 की जगह 57 पे ये आती हुई दिखी यहाँ पे। लेकिन बाजार का नज़रिया हमने गौरव का जान लिया है कि किस तरीके से मूड बन रहा है। और एडवांस डिक्लाइन बहुत ही फेवरेबल है। ऑलमोस्ट 4:1 का रेशियो इस वक्त चल रहा है। 4 बढ़ने वालों के सामने सिर्फ एक कमज़ोर शेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे साथ मुरैना से जुड़ रहे हैं एलडी गर्ग। गर्ग साहब, बताइए क्या सवाल है? मेरे पास सर 1,000 शेयर हैं सेल के, 121 रुपए 20 पैसे के भाव के। 1.5 साल हो गया। हिंद कॉपर है मेरे पास 131 रुपए के भाव के 1,000 शेयर, वो 1.5 साल उसको भी हो गया। क्या करूं? होल्ड करूं या एग्जिट कर दूं? गौरव, क्या किया जाए? सेल में 121 रुपये 20 पैसे पे ले रखा है, अभी 82-27 चल रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे एक क्लियर एक रेंज बाउंड मोड के ही आसार है। एक छोटा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का ऑलमोस्ट रीटेस्ट किया है और ऊपर गया है। फिलहाल आप बने रह सकते हैं। आपके लिए जो मैं स्टॉप लॉस सुझाऊंगा वो होगा 74 का। 74 के नीचे का ज्यादा आप एग्जिट कीजिए। टाइम करेक्शन इसमें रहेगा। प्राइस करेक्शन बहुत ज्यादा मुझे यहाँ से फिलहाल लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ से आपको एक बार होल्ड जरूर करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान कॉपर भी इन्होंने ले रखा है 131 पे।
देखिए मेजोरिटी ऑफ मेटल नेम्स जो है वो यहाँ पे फिलहाल उनको आपको टाइम करेक्शन देखने मिलेगा। तो मुझे लग रहा है हिंद कॉपर में भी आपको सेम ही रहेगा। इनके लिए जो मैं स्टॉप लॉस जाऊंगा वो 81 हाफ का होगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो टाइम करेक्शन आपको रहेगा, जहाँ पे एक रेंज में ये ट्रेड करता रहेगा, कुछ मूवमेंट नहीं करेगा। फिर अचानक से मूवमेंट आएगा। तो मुझे लगता है 1-2 महीना यहाँ पे एक रेंज में दायरे में ट्रेड करता रहेगा, फिर इसमें एक्शन आएगा। बने रहिए, लेकिन आपको पेशेंस जरा रखना पड़ेगा इसमें। धैर्य रखिए, बने रहिए, मूवमेंट आएगा, लेकिन थोड़ा इंतज़ार इसमें आपको करना पड़ेगा। अगर से आप अगला सवाल है कामेश्वर प्रसाद जी का, रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कामेश्वर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते जी, मेरा सवाल है गोदरेज प्रॉपर्टी का 100 शेयर है, 1550 के आसपास का एवरेज है। और दूसरा है जुबिलेंट फूड का जो है सो 525 का क्रय है, अभी तो 400 कुछ चल रहा है, तो क्या करें सब बताइए। बताइए गौरव भाई, गोदरेज प्रॉपर्टी 1550 पे ले रखा है, जुबिलेंट फूड 525 पे ले रखा है। ये तो अरे इसमें तो लगभग 30% का नुकसान है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। क्या करना चाहिए पहले बताइए। देखिए यहाँ पे इतना अच्छा करेक्शन आने के बाद में भी अगर ये होल्ड कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से मैं कह भी दूं कि एक बार एग्जिट के मौके बनने चाहिए, तो ऑफकोर्स ये नहीं निकलेंगे। दूसरा मैं ये कहूँगा, अगर मैं इसके मंथली चार्ट अगर देखता हूँ तो 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है इसके 1000 की, वहीं से बाउंस बैक ले रहे हैं। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे बने रहिए। और जब भी मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल की हम बात की जाए, जब भी वो थोड़ा पीक आउट वगैरह होता है या इंटरेस्ट रेट साइकिल थम जाती है, तो आपके रियल स्टॉक्स जो है उनको थोड़ा पुश मिलता है। तो अगर कल ऐसे आसार अगर आते हैं कि कल अगर प्रोबेबली शायद 25 हाइक है, उसके बाद में एक पॉज आ जाए, या कल नो हाइक हो, दोनों ही सूरत में अगर देखा जाए तो रियल स्टॉक्स को एक पुश मिलेगा। दूसरा, निफ्टी रिलेटेड इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे ब्रेकआउट मल्टी और 5-6 साल के ब्रेकआउट देखने मिले थे, उसके रिटेस्ट लेवल पे आया है। तो वो भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा स्टेबिलिटी आपको देखने मिल सकती है। तो दोनों ही सूरत में कहूंगा यहाँ पे एक बार होल्ड कीजिए। अगर आपको चाहिए कि मैं मेरे ही कॉस्ट से बेचूं जो मैंने बाइंग प्राइस लिया है, तो आपको 1-1.5 साल कम से कम रुकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से आप एक बार बने रह सकते हैं। 1000 के नीचे अगर कोई 1 या 2 दिन में क्लोजिंग आती है तो ये एग्जिट के मौके ढूंढिए, अदरवाइज बने रहिए। और ऐसी राय जुबिलेंट में भी होगी ना आपकी? जी, जुबिलेंट फूड में भी यही राय है? जुबिलेंट फूड में देखिए, अगर कहा जाए अगर उसमें कोई इलेक्ट्रो थ्योरी वगैरह इस्तेमाल करता है, तो वो सबसे उसका करेक्शन एक बार के लिए फिनिश हो चुका है। अब देखना होगा कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है नहीं ले रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 395 काफी एक मजबूत सपोर्ट एरिया है, प्रीवियस स्विंग हाई भी है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। मेरे हिसाब से यहाँ से गिरावट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी 5-10% और गिरे, उसके बाद में ना गिरे। और टाइम करेक्शन ऑफकोर्स हो सकता है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार बने रहिए। 395 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। तो कामेश्वर जी आपको दोनों स्टॉक होल्ड करने पड़ेंगे। देखिए रियल एस्टेट की एक सच्चाई ये है कि आपको पता ही होगा, होम लोन बड़ा महंगा हो गया, ब्याज दरें बहुत ऊपर चली गई हैं, तो ये कंपनियों के ऊपर थोड़ा इसका दबाव तो पड़ेगा ही। अपने हाई से बहुत नीचे आ गए हैं। और महंगाई का असर देखिए जुबिलेंट फूड पे भी है। आप अगर आपने हाल फिलहाल में पिज़्ज़ा विज़्ज़ा ऑर्डर किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये सब दाम बढ़े हुए हैं। तो ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है, ये फेज़ आपको गुजारना पड़ेगा। महंगाई का असर, ब्याज दरों का असर, तो चारा एक ही है कि आपका नुकसान है तो होल्ड करें। ये क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं, अच्छे बड़ी कंपनीज़ हैं, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा आपको। अगला सवाल है सुभाष चंद्र का, जम्मू से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुभाष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर। नमस्कार सर मेरे पास साउथ बैंक के 1000 शेयर हैं, 1427 पे लिए हुए हैं। और एक महाराष्ट्र बैंक के हैं 1000 शेयर, 25 रुपए 43 पैसे में लिए हुए हैं। सर क्या करना है? ओके, साउथ इंडियन बैंक 14 रुपये 27 पैसे पे लिए हैं और अभी चल रहा 15.34। इन्होंने अपना बिजनेस अपडेट दिया है। बिजनेस अपडेट मतलब लोन ग्रोथ कैसी है और कासा कैसा है, डिपॉजिट ग्रोथ कैसी, ये सब दिया है। तो कासा थोड़ा सा इनका जो है ना अच्छा नहीं है। कहा क्या करना चाहिए साउथ इंडियन बैंक में? देखिए, अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का अगर है, तो मैं समझता हूँ ये स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए प्ले नहीं करना चाहिए। काफी 4 या 5 साल के बाद में ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हमको देखने मिले हैं। प्रीवियस इसके जो स्विंग आई थे 1380 वगैरह के, उसको पार करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर गया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। आपकी जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 13 रुपए के होंगे। उसके नीचे अगर 2 या 3 दिन क्लोज होता है तो आप इसको एग्जिट कीजिए। और ये सस्टेन अगर हो गया तो इसका जो इमीडिएट टारगेट जो आ रहा है वो 22 के ऊपर गया है। तो मेरे हिसाब से रिस्क बहुत फेवरेबल है, यहाँ पे एक बार बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए प्ले मत कीजिए, 5-6 महीने के लिए एटलीस्ट आप इसमें नजरिया रखिए।
और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 24 रुपये 43 पैसे वाली खरीद है इनकी। देखिए, इसमें हमने पहले भी चर्चा की है कि जो सारे छोटे बैंक्स हैं, स्मॉल कैप पीएसयू बैंक्स हैं, चाहे महाराष्ट्र बैंक है, आईओबी है, सेंट्रल बैंक है, इन्होंने सभी ने एक ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म किया है। और मैं बात कर रहा हूँ 7-8 साल 10 साल के ट्रेंड रिवर्सल्स। तो यहाँ पे काफी बड़ी अपसाइड पॉसिबल है। लेकिन आपको यहाँ पे अगेन 1 से 1.5 साल का कम से कम व्यू रखना होगा। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, मुझे लगता है यहाँ से आपको काफी बड़े अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, तो इसमें बने रहिए। तो इसमें बने रहिए, काफ़ी बड़ा अपसाइड बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मिल सकता है। दोनों स्टॉक में आपके लिए राय है सर। मंजीत सिंह हमारे साथ हैं अमृतसर से। मंजीत जी बताइए क्या सवाल है। हाँ सर, मेरे पास सर सिंगर इंडिया के 500 शेयर हैं, 83 के रेट पर लिए हुए हैं। जी, कब लिए थे ये? ये सर 6 महीने हो गए जी। 6 महीने हो गए। सिंगर इंडिया 83 पे लिया था 500 शेयर। उस समय एक खबर भी आई थी, हमको लगता है काफ़ी बड़ी। गौरव जी, सिंगर इंडिया देखिए जरा चार्ट पे, अभी 72 रुपये 76 पैसे पे चल रहा है। देखिए, 2 या 3 दिन में इसमें एक अच्छी उछाल आपको देखने मिली है, और वॉल्यूम्स भी इसमें ठीक ठाक हो रहे हैं। लेकिन काफी एक बड़ा हर्डल जो है वो 91-92 का है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, थोड़ा स्टॉक जो है एक रेंज में रहेगा। बट एक राइजिंग ट्रेंड का सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे आसार बन रहे हैं, अर्ली सेंस में कहूँगा बन रहे हैं असेंडिंग ट्रायंगल की। तो ब्रेकआउट्स पे 91 के ऊपर अगर वीकली क्लोज आती है तो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड 110 के लिए आपको देखने मिल सकती है। यहाँ पे फिलहाल बने रहिए, स्ट्रक्चर खराब नहीं है, ज्यादा गिरावट मुझे फिलहाल लगने दीजिए। ओके, तो ये राय बनी है। एक सवाल बिरेश्वर का है, ये कह रहे हैं कि आज हमने क्या है, टुडे टेक लॉन्ग पोजीशन ऑन रिलायंस एट करंट लेवल थ्रू कॉल ऑप्शन। मतलब ये करंट की कॉल ऑप्शन लेना चाहते हैं, स्ट्राइक प्राइस 2400 वाला। आज ये 2400 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेना चाहते हैं, जिसका भाव शायद 25 रुपये है। ये इसको 50 रुपये 60 रुपये लक्ष्य के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? देखिए, रिलायंस में मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना, वर्स्ट सीम्स टू बी ओवर। तो हमने अपने क्लाइंट्स को भी सलाह दी है बाय करने की, लेकिन अगेन एज अ डिस्क्लेमर, हमने कैश बेस्ड ही बाय करवाया है। देखिए, यहाँ से अपसाइड लग रही है, पर तुरंत आएगी बोलना मुश्किल है, क्योंकि मैं ऑप्शन में उस तरह से बाय करता हूँ कि अगर मुझे 3 या 4 दिन में अगर मोमेंटम मेरे फेवर में नहीं आता है, तो फिर ऑप्शन जनरली आपको पैसा बना के नहीं देगा। तो वो लिहाज से अगर देखा जाए, तो मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन इसमें कंसोलिडेशन रहेगा। ट्रंकेटेड वीक भी है, तो यहाँ पे आपको मैं कैश या एटलीस्ट फ्यूचर्स में बाय करने की सलाह दूंगा। मौजूदा समय में ऑप्शन में उतना ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, कैश या फ्यूचर में देख सकते हैं, ऑप्शन इतना अच्छा नहीं लग रहा है रिलायंस में। और ध्यान रखिएगा, ये जिस चैनल आप देख रहे हैं इसका स्वामित्व तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही है। तो आप इसमें एक और राय लीजिएगा किसी और से भी, तब इस पर कोई भी एक्शन करिएगा। केवल हमारी राय पे मत भरोसा करिएगा। अगला सवाल एक और है अभिषेक अग्रवाल का। ये जानना लगी, ये तो बड़ा न्यूज़ ड्रिवन काउंटर। अडानी पावर करंट प्राइस पे खरीदना की राय पूछ रहे हैं। गौरव, 188 रुपये खरीदना चाहिए क्या ये? देखिए, जब भी हम चर्चा करते हैं अदानी समूह का, हमेशा आता है 1-2 नाम, और मैं हमेशा एक ही आंसर देता हूँ जो अपने क्लाइंट्स को मैं सलाह ये दे रहा हूँ कि यहाँ पे फिलहाल ये समूह से दूर रहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे चीजें खराब है, लेकिन वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे एक रिटेल निवेशक के लिए उसको मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे और भी सारे स्टॉक्स हैं। कोई रीजन होना चाहिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए। जस्ट बिकॉज समथिंग हैज फॉलन अ लॉट, आप उसको बाय कर रहे हैं, तो वो सही तरीका नहीं होगा। मेरे हिसाब से और भी स्टॉक वगैरह है, यहाँ पे इसको अवॉइड कीजिए फिलहाल। अगर आपको पावर स्पेस में से चाहिए, तो मुझे लगता है एनटीपीसी पावर ग्रिड यहाँ पे अच्छे मौके हैं। अगर आपका नजरिया 3-4 महीने का है तो यहाँ पे फोकस कीजिए, अदानी पावर को अवॉइड कीजिए। अडानी पावर को अवॉइड करिए, बहुत न्यूज़ ड्रिवन काउंटर, इसलिए इस पर कोई राय देना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप अगर पावर सेक्टर ही पसंद है तो आप एनटीपीसी को चुन सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है चार्ट पे। लेकिन इससे थोड़ा सा भी फ़िलहाल दूर रहना चाहिए। अच्छा गौरव, आज बैंक वाले शेयर्स में थोड़ा प्रेशर है, जैसे फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फिर आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सब गिरे हुए हैं। फेडरल बैंक तो 4% नीचे है। क्या देख रहे हैं आप इसमें? कुछ बैंकिंग सेक्टर में कुछ दबाव दिख रहा है लगातार? कोई राय है आपकी क्या इनमें? फेडरल बैंक में बताइए क्या राय है आपकी?
देखिए बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जहां पे आपके लार्ज कैप स्टॉक्स बेटर लगते हैं और जो मिड कैप और स्मॉल कैप है थोड़े वीक लग रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए एक्सिस से काफी मल्टी ब्रेकआउट रिटेस्ट करके 820-25 पे यहाँ से ऊपर गया है। एक्सिस बैंक छोटे एक ब्रेकआउट से ऊपर गया है। आईसीआईसीआई बैंक ब्रेकआउट रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे लार्ज कैप अच्छे लग रहे हैं। रही बात मिड कैप बैंक्स की, तो यहाँ पे आप देख लीजिए आईडीएफसी फर्स्ट। यहाँ पे जब से डीमर्ज होकर जो लिस्ट हुआ था 2016 के आसपास, वहां से अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट तो राइज फॉलिंग ट्रेंड लाइन का हडल है। करंट हडल भी इसका जो था वो 64 का था, वहीं से स्टॉक घुमा है। तो ये रेंज बाउंड रहेगा, टाइम करेक्शन में देखने मिलेगा। प्राइस करेक्शन यहाँ से बहुत ज्यादा लग नहीं रहा है, मे बी 4-5% यहाँ वहाँ चला जाए। लेकिन इसमें जो एक्शन शुरू होगा 64 के ऊपर अगर वीकली क्लोज आता है तो काफी बड़ी अपसाइड आपको इसमें देखने मिलेगी। सिमिलरली आप फेडरल बैंक देखिए, अगर आप मोटा मोटी देखिए एक बाउंस आया है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक रेंज में ही रहा है, जहाँ पे इसके सपोर्ट जो है 122-23 के, यहाँ पे हडल जो है वो 140 का है। तो इसमें भी टाइम करेक्शन रहेगा। मुझे लगता है कि काफी अच्छा इसका पैटर्न है। 120 के काफी अच्छे इसके सपोर्ट्स वगैरह है। तो यहाँ पे थोड़ा एक अपटिक आ जाने दीजिए, 132-33 को सस्टेन करने दीजिए, यहाँ पे फिर से एक्शन चालू होगा। तो फॉर टाइमिंग बैकसीट पे रहेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दीज आर वेरी वीक, बट फिलहाल ये स्टॉक से बैकसीट पे रहेंगे। और फ्रंट फुट पे जो खेलेंगे ओपनिंग बैट्समैन रहेंगे, वो आपके लार्ज कैप स्टॉक्स रहेंगे। लार्ज कैप रहेंगे ओपनिंग में, और ये एक्चुअली सही बात कर रहे हैं गौरव। अब इनकी जो क्रेडिट ग्रोथ वगैरह देखिए 20%, 22%, 24%, वो सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए भी लोग सोच रहे होंगे कि इससे निकल के फिर बड़े बैंक में जाएं। तो फेडरल बैंक में फ़िलहाल थोड़ा सा दूरी रखनी चाहिए। एक सवाल है निशांत का, हमारे साथ आगरा से जुड़ रहे हैं। निशांत भाई बताइए क्या सवाल है। हाँ सर, मेरे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 34 के प्राइस पे 2,500 शेयर हैं सर। 34 रुपये में लिया है 2,500 शेयर। अभी तो गिर गया भाई बहुत ज़्यादा, 24 रुपये पे आ गया। हाँ सर, क्या मूड है आपका? अभी तो बस सर यही चाह रहे थे कि 40 रुपए तक कब पहुंचेगा, या एवरेज कर सकते हैं क्या इस प्राइस पे? 40 रुपये, अच्छा मान लो पहुँचे, कितने दिन में आप सोच रहे हैं कि पहुँचना चाहिए? 1 साल का नजरिया है सर। ओके गौरव, साल भर में 40 रुपये जाएगा सेंट्रल बैंक? मैंने कहा कि सारे जो स्मॉल कैप पीएसयू बैंक्स वगैरह हैं काफी इसमें अच्छे लग रहे हैं। काफी मल्टी ईयर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा अपसाइड इसमें ट्रेंड रिवर्सल का। तो यहाँ पे मुझे इसके ऊपर के टारगेट्स भी नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा आप इसमें 1 साल का ऐसे व्यू लेके मत चलिए। अगर आपको किसी चीज को अच्छे से प्ले अगर करना है तो उसको टाइम दीजिए। यहाँ पे काफी सारी चीजें मुझे लग रहा है कि एक अच्छा यहाँ से तो काफी अच्छी अपसाइड आपको साल भर में देखने मिल जाएगी। 40 से आएगा बोलना मुश्किल है, लेकिन मेरे जो टारगेट्स है वो 40 से काफी ज्यादा है। तो अगर आपका नजरिया 2 साल या उसके ज्यादा का है तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहिए। और मेरे हिसाब से 2 साल से ऊपर का नजरिया ही रखिए, आपको यहाँ पे काफी अच्छा मुनाफा देखने मिल सकता है। काफ़ी बढ़िया मुनाफा हो सकता है, लंबा नज़रिया। लेकिन आप तो वैसे साल भर का आपका नज़रिया है, तो आप इसको बनाए रखिएगा। अच्छा एक स्टॉक और नज़र डालिए, भारत डायनेमिक्स 2.5% नीचे 961 रुपये पे चल रहा है। इसका भी बिजनेस अपडेट आया था, और ये एक कोई अपना ऑब्लिगेशन अभी कंप्लीट नहीं कर पा रहे क्योंकि कल पुर्जों की कमी है। उनका लगना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में वो कर लेंगे उसको, उस वजह से स्टॉक गिर गया। कैसा लग रहा है चार्ट पे? देखिए फॉल्स ब्रेकआउट के आसार इसमें फिलहाल नजर आ रहे हैं, और स्टॉक की हिस्ट्री है कि ये काफी बार इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिए भी हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को अगर बाय करना है तो मैं कहूंगा आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और ऊपरी लेवल से बाय कीजिए। एक बार इसकी जो क्लोजिंग है वो 1000 के ऊपर आ जाए तब आप बाय कीजिए। अभी आप बाय मत कीजिए। अगर जब तक कि 1000 के नीचे इसमें प्रेशर रहेगा, स्टॉक फिर से लुढ़क के एक बार 900-910 तक आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी रिस्क है। ऊपर क्लोजिंग होती है 1000 के, तो उसको बाय कीजिए। ओके अच्छा, आज बड़ा वॉल्यूम कम है, आप देखिए कितना कम वॉल्यूम है। 65,000 करीब, 65,000 करोड़ के आसपास अब तक का वॉल्यूम हुआ। छुट्टी है, लंबा वीकेंड है। गौरव साहब कहीं गए नहीं छुट्टी पे? इतना बढ़िया मौका मिल रहा था आपको। अ, जी बिल्कुल जा रहा हूँ, लेकिन अगले हफ्ते जा रहा हूँ। मतलब फ्राइडे से? जी अभी क्या है कि बच्चों के एग्जाम्स रहती हैं तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो छुट्टियां तो मिलती हैं, लेकिन एट टाइम्स बच्चों के एग्जाम से कभी कुछ और आ जाए तो प्लान अच्छे से करना पड़ता है। हाँ नहीं, ये बात तो सही। खैर अपने से नहीं बनता, बच्चों को भी देखना पड़ेगा आपको। अच्छा एक राज जैन जी मुंबई से जुड़ रहे हैं। राज भाई बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास लेमन ट्री टोटल 1000 पीस है। हाँ 94 के। 94 पे 1000 पीस लेमन ट्री। हाँ लो गौरव जी, होटल का सवाल भी आ गया। बहुत महंगे आजकल होटल, कहीं भी आप जा रहे होंगे तो बताइए लेमन ट्री में क्या किया जाए। राज जी क्या करें?
अगर होटल स्पेस की बात की जाए तो एक अच्छी स्टेबिलिटी हमको देखने मिली थी और लेमन ट्री भी स्टेबल है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँगा, अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का तो अवॉइड कीजिए, एक रेंज में ही अटका हुआ है जहाँ पे अच्छे खासे सपोर्ट इसके 70 के हैं और ऊपर में मेजर हर्डल जो इसका आ रहा है 83-84 का आ रहा है। तो आपको उसमें टाइम करेक्शन देखने मिलेगा, 2-3 महीना शायद साइडवेज है, उसके बाद में चलना चालू करे तो यहाँ पे बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस 70 का रहेगा, लेकिन आपको पेशेंस इसमें लगेगा। पेशेंस लगेगा राज भाई, रुकिए इसमें। अच्छा मैं बताऊं आपको, 1:30 बजे आज हम एक केवाईसी में इसी टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री पे चर्चा करने वाले हैं। वो उस एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इन कंपनीज़ के लिए, टूर एंड ट्रैवल वाली कंपनीज़ के लिए आगे का रास्ता बहुत ही बढ़िया है, बहुत शानदार है, क्योंकि कैश बहुत है इन लोगों के पास और आगे जिस तरीके से बिजनेस ट्रैवल, लीजर ट्रैवल, रिवेंज ट्रैवल, तरह तरह के जो ट्रैवल चल रहे हैं, उससे होटल और टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को बड़ा फ़ायदा होने की संभावना है आगे अगले 1-2 साल तक, ऐसा उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। तो 1:30 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा केवाईसी में, सब पे विस्तार से चर्चा होगी। किस स्टॉक को कितना फ़ायदा होगा ये तो अलग की बात है, लेकिन ये इंडस्ट्री की रिपोर्ट है जिस पे हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा लगेगा इंडियन होटल पे भी आपकी राय चाहिए हमें। इंडियन होटल लेवल बताइए, क्या इस समय एंट्री की जाए? देखिए, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं स्पेशली होटल स्पेस में, तो इंडियन होटल जो है वही एक सबसे बड़ा नाम सामने आता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे नीरज जी, तो एक रेंज में है जहाँ पे 332-33 की काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। 2 या 3 बार ऐसा हुआ है कि काफी अच्छी गिरावट, 10% की गिरावट वहां से देखने मिली है। तो अगर किसी को बाय करना भी है, लेट इट गिव अ क्लोज अबाउट 335। उसके बाद में एक स्विफ्ट अपसाइड आपको देखने मिल सकता है 350-360 के लिए। तो ब्रेकआउट में रेडार पे है, लेकिन मैं चाहूंगा इसमें आप थोड़ा वेट कीजिए, ब्रेकआउट का 335 के ऊपर सस्टेन हो जाए तभी बाय कीजिए। ओके, तो ब्रेकआउट का इंतजार करिए होटल, इंडियन होटल्स में, और फिर इस पे आप एंट्री ले सकते हैं। गौरव सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए कि वो क्या करें अपने ट्रेड्स में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और मार्केट का हाल इस समय क्या है? बिल्कुल वही है, सेंचुरी के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी गिर गया भाई, 100 से 50 पॉइंट रह गया सिर्फ। बैंक निफ्टी में कमज़ोरी ये देखिए, डेज लो के आसपास, उस दिख भी रहा, सारे बैंकिंग बड़े छोटे सब कमज़ोर हैं आज। तो देखते हैं दिन के दौरान कैसा रहता है, लेकिन काफ़ी लो वॉल्यूम है, ज़्यादातर लोग हमको लगता है छुट्टियां मना रहे हैं, इस वजह से वॉल्यूम कम दिख रहा है यहाँ पे। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।